नमस्कार साथियों। दृष्टि आई एस पीसीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल आगरा सिविल सर्विस अकेडमी में जो हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं उसी में नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा टॉपिक था उसका एक लेक्चर हमने कर लिया था, जिसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसके आगे का जो 21 से लेकर 55 तक क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उनको देखना शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ, ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी कौन सी ज्योग्राफी के अंडर आने वाली एक ब्रांच है ना, कि हम ऐसी कौन सी ज्योग्राफी है इसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो वो है हमारी मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ इज अ सबसेट ऑफ किसका, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। चलिए, अगला सवाल। टोटल पॉपुलेशन पर नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू इट्स, पूछ रहा है कि पूरी एक नेट देश का टोटल पॉपुलेशन का नेट कल्टिवेटेड एरिया क्या कहलाता है ना। तो ये कहलाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ये कहलाता है शारीरिक घनत्व। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी उस देश का कहलाता है क्या, टोटल पॉपुलेशन पर नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ अ कंट्री। अगला क्वेश्चन। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 के सेंसस के आधार पर भारत में कितना वन क्षेत्र था या फॉरेस्ट कवर था, वो है 21.05%। 21.05% इज द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। चलिए, ये चेंज हो गया है वैसे। तो अब जब हमारा नया सेंसस आएगा तो होना चाहिए, तभी डेटा बढ़ेगा जरूर। बाकी देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन। अब सेंसस के कुछ सवाल हैं कि सेंसस के आधार पर हिंदी वॉज रिटेन्ड इट्स पोजिशन एज द प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय अबाउट डैश परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या की भाषा उसको बोलती है, कितना परसेंटेज, तो वो है 43.63%, है ना। 43.63% जो लोग हैं भारत के, वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अगला सवाल। Which Indian state has the second highest population after उत्तर प्रदेश as per सेंसस 2011? कि कौन से राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है, तो वो है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या 2011 के से हिसाब से बात हो रही है, सेंसस की, ये सवाल सेंसस के हैं। और अभी भी जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 के पेपरों में भी ये सवाल 2011 वाले ही आ रहे हैं, क्योंकि नया सेंसस जो होना था 10 साल या 2021 में, वो भी हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। सबसे कम सेक्स रेशियो कौन से राज्य का है, तो ये हरियाणा का। सबसे अच्छा पूछे तो वो है केरला का। ठीक है ना, हाईएस्ट सेक्स रेशियो के मामले में 2011 के हिसाब से केरला, लोएस्ट हरियाणा। 27 नंबर सवाल। अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी द थर्ड स्टेज ऑफ अ डेमोग्राफिक साइकिल इज मार्क्ड बाय। अब होता क्या है, जब आप पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी तो उसमें एक थ्योरी बताई जाती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि किसी देश की जनसंख्या कैसे ट्रांजिट में अपना, कैसे उसका पैटर्न शो करती है। जैसे कि अब किसी देश में पहले खाना ही नहीं है, अनाज नहीं है, सबसे पहले लोग खाना खाएंगे, फिर होगा जनसंख्या में वृद्धि होती है, जब पेट भरेगा इंसान का तो उसकी जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। बट एक थर्ड स्टेज आएगी तो क्या होगा, उसका है कि लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी। कि जब लोग शिक्षित होंगे, एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, तो वो बच्चे भी कम पैदा करते हैं ओवरऑल। कि आप जाएंगे गांव में तो बच्चे ज़्यादा मिलेंगे आपको ऑन अ कपल, एंड शहरों में कम मिलेंगे। और मोर्टेलिटी, कि अगर हम जितना हेल्थ सिस्टम अच्छा करेंगे उतनी कम मौतें होंगी। तो ये होती क्या, तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये तो बड़े आसान सवाल है, कि हमने पढ़ी है बचपन में स्कूलों में कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, है ना। तो ऐसी कौन सी होती है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो कि दिखाती है कि पानी कहाँ से कहाँ घूमता है, पूरा सिस्टम उसका बताती है। अगला सवाल, 29 नंबर क्वेश्चन। विच टू गैसेज आर हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑन द अर्थ एटमोस्फियर। गैसेस कह रहा है, तो ये भी सबको पता है सबसे ज्यादा कौन सी गैस है पाई जाती है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, वो है नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, लगभग 20% 9% क्या ऑक्सीजन पाया जाता है। 30 और 13 नंबर 30 वॉट लेयर ऑफ अर्थ मेंटल, अर्थ मेंटल की बात कर रहा है,
लाइज बीनीथ द लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर के नीचे रहने वाली कौन सी लेयर दैट हैज एन इनफ प्रेशर टू एंड हीट टू अलाउ रॉक्स टू फ्लो लाइक अ लिक्विड विद अ विस्कस कैरामल लाइक कंसिस्टेंसी। सीधी बात है, पूछ रहा है कि पृथ्वी के मेंटल में पाई जाने वाली उस लेयर का नाम क्या है जिसपे हमारा स्थल मंडल लिथोस्फीयर तैरता है ना। उसका नाम है दुर्बलता मंडल या फिर इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर। मेंटल के बाद मेंटल का जो ऊपरी पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर और दुर्बलता मंडल। वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। सेमी सॉलिड मतलब तैरता है बट लिक्विड नहीं कहेंगे उसे, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर हमारा लिथोस्फीयर तैरता है। इससे क्या होता है, प्लेट का मूवमेंट होता है जिससे भूकंप वगैरह आते हैं। चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ओजोन होल। मतलब इस सवाल का मतलब यह है कि कौन सी परत में हमें ओजोन होल देखने को मिलता है, तो वो मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में। और सारी मैं लेयर एक बार बता दूं। सबसे पहले क्या होती है, ध्रुवमंडल ट्रोपोस्फीयर, फिर होती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, फिर होती है मध्य मंडल मीजोस्फीयर, फिर ताप मंडल थर्मोस्फीयर, सबसे एंड में बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर, ठीक है ना। ये हमारी कुछ लेयर्स हैं कि हमारी वायुमंडल का जो संगठन है उसकी संरचना है ये। अगला सवाल। डैश लाइज above the mesopause and is a region in which temperature increases its height, increases with height। ये कह रहा है कि जहाँ मध्यमंडल खत्म होता है उसे बोलते हैं मीजोपॉज, है ना। मीजोपॉज, उसके ऊपर कौन सी लेयर आती है उस लेयर का नाम पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताई वो आती है थर्मोस्फियर। और थर्मो में जो वर्ड है ताप, ताप मंडल। थर्म मतलब होता है हीट। इस लेयर में क्या होता है, हाइट के संग टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इसलिए इसका नाम भी बन गया थर्मोस्फियर। Which of the following is the closest layer to the earth surface in which all weather activities happen। कि अर्थ के सरफेस के सबसे पास कौन सी होती है, तो अब पता है हमें ट्रोपोस्फियर। और सारी मौसमी के संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल या फिर ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन इन अर्थ एटमोस्फियर। अर्थ के एटमोस्फियर में आर्गन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो मात्र 1%। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। आर्गन भी पाई जाती है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लोगों को पता ही नहीं होता। आर्गन कितना परसेंट, 1%। विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कैन एक्सपीरियंस द बर्निंग अप ऑफ मीटियोराइट। कि जब भी कोई उल्का पिंड हमारे पृथ्वी की तरफ आता है, तो उल्का पिंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो भी आप कोई हमारा शटल गया, स्पेसशिप गया, तो उसके जो बच्चे को वेस्ट पार्ट होते हैं वो भी जब पृथ्वी की तरफ गिरा दिए जाते हैं, तो वो कौन सी लेयर में आगे जल जाते हैं, पूछना चाह रहा है एक प्रकार से। तो वो होती है हमारी मध्यमंडल जो है मीजोस्फीयर। वहां कोई भी चीज एंटर करेगी तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पड़ता है, उससे आग लग जाती है, वो चीज पूरी नष्ट हो जाती है, पृथ्वी के ऊपर गिरती नहीं है, ठीक है। अगला सवाल। In the upper reaches of the atmosphere, a molecule containing three atoms of oxygen is found. This forms a layer called, इसी को बोलते हैं O3। मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम क्या बन जाएगा, ओजोन, ओजोन लेयर। और कहाँ मिलेगी ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होती तो भैया हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, अभी तक तो हम सब मर गए होते, बहुत गर्मी हो जाती। बट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ये सब मीत अपनी जलवाष्प, वाटर वेपर, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कि ओजोन लेयर पढ़ लिया भैया, कहाँ होती है, O3 का मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। काम क्या है, ये हमें करता है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, है ना। पराबैंगनी जो किरण आ रहे हैं, है ना, उनसे हमें बचाता है, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है। द क्लाइमेट ऑफ असम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब देखो ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, क्योंकि इसके लिए पूरे एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। या वो एक और वर्ड कि मानसून, है ना, पूरा हमारा जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है, कि किसी स्टेट का है, किसी एरिया का, बोलो स्टेट नहीं, एरिया का क्लाइमेट हम कैसे नापते हैं, कैसे बताते हैं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। बट यहाँ अभी आप पढ़ लीजिए उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल मानसून रेनफॉरेस्ट क्लाइमेट। कि ट्रॉपिक्स के पास है लगभग, मानसून क्योंकि मानसून वाली वर्षा भी होती है, और रेन फॉरेस्ट क्योंकि यहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं, वाली जलवायु बोली जाती है कहाँ की, असम की। चलिए। डैश इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमोसफियर। ये कह रहा है
एक ऐसी घटना हो रही है जो कि पृथ्वी की जो सतह है उसको गर्म करने का कार्य कर रही है ना, नेचुरली अकरिंग। तो ये होती है हमारी ग्रीन हाउस गैस, जो अभी बड़ी दिक्कत कर रही है। ग्रीन हाउस गैस से ही क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, वैश्विक तापमान हो रही है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि आपने सुना भी होगा कि मान लो कहीं पे ऐसा कोई देश है जहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, तो वहाँ लोग खेती कैसे करेंगे अगर सूरज ही नहीं निकलेगा 6 6 महीने। तो एक कांच का घर बनाते हैं, कांच के घर में सनलाइट आती है तो रुक जाती है, बाहर नहीं जा पाती। तो इससे क्या मिलता है इन्हें, टेम्परेचर मिल जाता है, हीट। बाकी बीज वगैरह बोएंगे तो खेती हो जाएगी। ऐसे कभी आप अगर कार में बैठो तो कार आपकी धूप में खड़ी है, तो कार में बैठते ही एकदम बहुत गर्म सा फील होगा, क्योंकि सनलाइट अंदर तो आई बट बाहर नहीं जा पाई। तो वो जो उसकी गर्मी है वो कार के अंदर ट्रैप हो गई, ठीक है। ऐसे कुछ फिनोमेना होता है पूरी अर्थ पे, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये तो वही सवाल आ गया रिपीटेड। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है क्या, ओजोन लेयर। 42 नंबर क्वेश्चन, द लेयर इज द अपर लिमिट ऑफ एन आर एटमोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स टू द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर एंड टू द 10,000 किलोमीटर तक। कि अपर लिमिट कौन सी है, मैंने बताया थर्मोस्फेयर का लास्ट लिमिट कौन सी आएगी, उसका नाम है एक्सोस्फेयर, वायुमंडल लास्ट होती है, और शुरुआत कहाँ तक जाती है, एंड तक 10,000 किलोमीटर तक जाती है। ऐसे बोल दीजिए एंड और जाती है एंड तक, जहाँ तक जा सकती है। 43 नंबर क्वेश्चन, डैश the dash layer starts at earth surface and extends to 8 to 14 kilometers high. This is the part of atmosphere that denses almost all weather. ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि सतह से लगी हुई 8 से 14 किलोमीटर तक लेयर होती है, यहाँ सारी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज कॉल्ड डैश ऑफ द स्टॉर्म। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है बट इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मान लो साइक्लोन क्या होता है, ऐसे चक्रवात आता है, चक्रवात। तो पानी ऐसे घूम रहा होता है, पानी जब घूमता है तो उसके जब वाष्पन होता है तो ऐसे बादल ही बन जाते हैं उसके ऊपर, है ना, ऐसे बादल ही निर्मित हो जाते हैं। बट बीच की जो जगह होती है ना, इसके ऊपर कोई बादल नहीं बनता, क्योंकि वो चीज़ घूम रही होती है लगातार। तो इसको बोलते हैं, जहाँ कोई बादल नहीं बनता उसे बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन। इतना साइक्लोन का बेसिक है। साइक्लोन बहुत डीप टॉपिक है, तो हम उसको जब कभी क्लास लेक्चर पढ़ेंगे तब उसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा हिंदी में ही है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि क्यों शिलोंग में वार्षिक रूप से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि उससे 30 किलोमीटर दूर चेरापूंजी में 1250 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। तो देखो ये पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, चेरापूंजी में बारिश हिमालय से आने वाले वर्षा से भरे बादलों से होती है, जबकि शिलोंग में बारिश मानसून की मालाबार शाखा से होती है। यही आंसर है इसका, ये खत्म हो गया सवाल यहीं पर ही। पहला आंसर करेक्ट है भाई। अब होता क्या है कि दो जगह हैं, एक का नाम है शिलोंग, एक का नाम है चेरापूंजी। 30 किलोमीटर की दूरी ही है बस। बट जो शिलोंग में थोड़ा नीचे है, तो शिलोंग में जो बारिश आती है वो कहाँ से आती है, वो मालाबार कोस्ट से आने वाले मानसून की शाखा से आती है। चेरापूंजी में जो हिमालय थोड़ा पहाड़ों की तरफ चला जाएगा चेरापूंजी, वहाँ जो हिमालय के पाए जाते हैं, और हिमालय के क्षेत्र में जब बादल आगे बन जाते हैं तो वहाँ बादलों में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। उस पानी की वजह से चेरापूंजी में जो बारिश की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भले ही गैप बहुत कम है दूरी का, बट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 गायब हो गया, 47 ठीक। विच इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमोस्फेयर, ये भी सवाल पढ़ लिया हमने। सेकंड, फर्स्ट है नाइट्रोजन, सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो सवाल रिपीट होते हैं, ये PYQ सवाल है तो ये भी रिपीट होते हैं। बैथोलिथ इज अ टाइप ऑफ, बैथोलिथ क्या है, एक आग्नेय चट्टान है ना। पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली एक चट्टान है, आग्नेय चट्टान, थोड़ी अंदर गहराई मिलती है। इनको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, है ना, अंतः निर्मित चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 49, a force due to which moving objects, wind and water currents tend to deflect to the right in northern hemisphere, left in the southern hemisphere is known as Coriolis force। अब है क्या, थोड़ा सा समझ आ देता हूँ, क्योंकि ये पूरा क्लाइमेटोलॉजी का बेस है। कि जब भी हम जब मान लीजिए कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में, है ना, अब ट्रेन आगे जा रही है। अब आप ट्रेन आगे जा रही है तो आपको आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति आगे जाता हुआ नहीं लग रहा, है ना।
बट ट्रेन अगर कोई बाहर खड़ा है ट्रेन से तो उसे आप दोनों आगे जाते हुए लग रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, तो मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, आपने ऐसे थोड़ा बॉल उछाली, तो बॉल आपके हाथ में वापस लौट के आएगी, क्योंकि भले ही बॉल थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो, ट्रेन से दूर हो, बट जो जिस फोर्स से ट्रेन जा रही है उसी फोर्स को बॉल पे भी अप्लाई किया जा रहा है, न्यूटन का लॉ है, ठीक है ना। तो होता क्या है, वो चीज़ मूव करती है हवा में अपने आप। ऐसे ही अर्थ क्योंकि घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना लगातार, तो पृथ्वी के ऊपर एक बल लगता है, उसको बोलते हैं क्या, कोरोलिस फोर्स। इतना भी याद रख लीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, कोरोलिस फोर्स कहाँ लगता है, राइट की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ लगता है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 50। cirrus एंड क्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ये बादलों के नाम है, cirro cumulus है ना, और क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, ये सब बादलों के नाम है, क्यूमुलस क्लाउड्स। 51 नंबर क्वेश्चन, which environmental phenomena has been linked to synthetic chemicals like CFCs। अब CFCs कौन सा फिनोमेना करके देते हैं हमें, तो उसका आंसर है ओजोन डिप्लीशन, है ना। क्लोरीन जब पहुंच जाता है ओजोन में, स्ट्रेटोस्फीयर में, उससे क्या होता है, ओजोन का क्षरण होता है, ओजोन डिप्लीशन उसको कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51। 52, above which layer of the atmosphere does the exosphere lie। अब पूछ रहा है कि एक्सोस्फीयर के नीचे कौन सी लेयर है ना, तो किसके ऊपर थी, थर्मोस्फीयर के ऊपर थी, थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर के नीचे हो गया, लेयर्स हम पढ़ चुके हैं सारी। क्वेश्चन 53, द टर्म मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम एन। मॉनसून एक वर्ड है मौसम, मौसम वर्ड से आया है, और मौसम वर्ड कहाँ का है, ये अरेबिक वर्ड है, अरेबिक, तो वहीं से मॉनसून हमारा बनाया है हमने। Which of the following is the lower most layer of the atmosphere, से लोअर मोस्ट कौन सी हो गई, तो ये ट्रोपोस्फियर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ट्रोमंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, आइनोस्फीयर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आइनोस्फीयर क्या है, अब देखो मैंने बताया थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में दो हिस्से हो जाते हैं, एक नीचे वाला हिस्सा आइनोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर भी थर्मोस्फीयर का हिस्सा हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, फिर आप बोलो आइनोस्फीयर, फिर बोलो एक्सोस्फीयर। इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड भी है थर्मोस्फीयर, तापमंडल। ठीक है, आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, आयन मंडल होता है इसमें। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ आयन्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, रेडियो संचार करने में मदद होती है। पर इसने पूछा नॉट करेक्ट, पढ़ लेते हैं भाई। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, तो ये तो ठीक है, ठीक है। इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल, ये भी ठीक है। इट इज आयोनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन, बिल्कुल हो सकता है। इट इज लोकेटेड इमीडिएटली ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर नहीं है, ये मीजोस्फीयर के ऊपर है, तो ये वाला सवाल स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक था ट्रांसपोर्ट एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, वो हमने कवर कर लिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।